हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जैसे मैंने आपसे कहा था, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास जिसमें भी लिटरेचर आता है बढ़िया लेवल का, अच्छे लेवल का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चंस का लेवल आज तो मैंने थोड़ा सा हल्का रखा है, लेकिन उसके बाद बढ़ाती चली जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले थोड़ी सी थ्योरी बताऊँगी, उसके बाद आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स में है। और एक चीज़ मैं साफ कह रही हूँ, भैया मुझसे कोई भी व्यक्ति इनकी PDF ना मांगे। जैसे मैंने टाइप करने में, मतलब मेरे हस्बैंड ने टाइप करने में इतनी मेहनत करी है इसे, ऐसे ही आप लिखने में मेहनत कर लीजिएगा। डोंट आस्क फॉर PDFs। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी PDF फॉर एनी PDF टू एनी वन। तो PDF मत मांगना प्लीज़ प्लीज़। आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, PDF मत मांगना। चलो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कौन सी बात है, चलो भाई ऐड देखो, सब ऐड देखो, ठीक है। दूसरा ऐड भी देखो, और इस ऐड के बारे में सुन लो। LT ग्रेड का बैच जो स्टार्ट हो रहा है भाई, पेड बैच स्टार्ट होगा। जो मैं अब यूट्यूब पे जो करती हूँ वो अलग है, और जो मैं अपने ऐप पर पेड बैच चलाती हूँ अलग है। भैया रोटी भी खानी होती है, इसलिए पेड बैच भी चलाने होते हैं। लेकिन इसके अलावा अपने साथी, अपने स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी मटेरियल भी देना होता है, इसलिए यूट्यूब पे करवाती हूँ। ये मत कहना मैडम सब कुछ इसी पे करवा दो। क्यों? क्योंकि भाई रोटी भी खानी होती है ना, तो इसलिए, ठीक है। और LT का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से, याद रखिएगा 5 सितंबर से। यदि आप LT के बैच में डेमो लेना चाहते हैं तो एक डेमो सभी के लिए लाइव क्लास का फ्री है। हमारे पास कोई लिंक विंक वाली सुविधा नहीं है। हमारा ऐप है इंग्लिश सूत्रा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कीजिए। 4 तारीख को कॉल करके कहिए कि आपको जो है वो डेमो लेना है। क्योंकि अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं और आप हमें नहीं बताते कि आपने किस पर्पज़ से किया है, तो हम आपको कॉल बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कॉल करके बता दीजिएगा कि आपको LT का डेमो लेना है 5 सितंबर को। जितने भी लोग डेमो लेना चाहेंगे, एक 1 डे डेमो इज़ फ्री फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए फ्री है। फ्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा ऐप जो होता है उसमें हर चीज़ के पैसे लगते हैं। इवन जो हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं वो भी हमें पे करके वो लाइव क्लासेस जो हैं वो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए 1 डे डेमो जो है वो बिल्कुल फ्री है। 4 तारीख आप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको डेमो लेना है तो आप उससे हमें कॉल करके बताइए। 4 तारीख को आप ऑफिस के नंबर पर, ये जो नंबर है 7895937338, उस पर कॉल कीजिएगा। दूसरी बात, डेमो का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई ज़बरदस्ती करेगा या आपसे कोई हमारी तरफ से कॉल आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें कॉल करके बताएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो ऐप आपको अपने आप हटा देगा। तो इसीलिए आप उसके बाद आप जहाँ चाहे वहाँ जो आपको अच्छा लगे आप उसे चुन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही मुझे कहना था। और चलिए आज जो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ तो वो है, आज है हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं एज ऑफ चौसर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने, आप देख रहे होंगे कुछ बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो बनाए हैं, उसी से ही मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है क्लियर कर रही हूँ। जब हम किसी भी लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें चौसर की एज जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बुलेट पॉइंट से एक एक चीज़ समझाती चलती हूँ। सबसे पहले अगर हम चौसर की एज की बात करें तो जो चौसर की एज थी वो बड़ी ही टर्बुलेंस और ट्रांजिशन से भरी हुई एज थी। क्योंकि इस एज में जितने भी जो ये मान के चलिए कि जो ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। जैसे 100 ईयर वॉर हुआ था, ब्लैक डेथ हुई थी, पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था। तो ये बड़ी ख़तरनाक सी एक बहुत ही टर्बुलेंस यानी कि अफरा तफरी की एज जो है ये मानी जाती है। अब इस एज में क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में आपको बताऊँ। सबसे पहले देखिए 1330 में जन्म हुआ जॉन गवर का। जॉन गवर जो कि चौसर के कंटेम्प्रेरी थे। 3 पोएट्स को जाना जाता है चौसर की एज में, जॉन गवर, जेफरे चौसर एंड विलियम लैंगलैंड। ये 3 पोएट्स जो हैं जिन्होंने मिडिल इंग्लिश को सपोर्ट करा। अब आप सोच रहे होंगे मिडिल इंग्लिश, जो यहाँ पर ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट था, मिडिल इंग्लिश भाई ओल्ड इंग्लिश 5वीं से जो चौसर की एज तक, उससे पहले आई थी ओल्ड इंग्लिश। फिर उसके बाद इंग्लिश के ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो फ्रेंच, लैटिन का प्रभाव पड़ा।
इंग्लिश बिल्कुल ही ऐसी हो गई जो लो क्लास के द्वारा बोली जाने वाली। चौसर की एज में जो दोबारा से इंग्लिश को बनाया गया, इंग्लिश को दोबारा से एक अच्छा स्थान दिया गया, वो मिडिल इंग्लिश जो है वो चौसर के समय से स्टार्ट हुई है। तो ये जॉन गवर का जन्म हुआ। जॉन गवर को चौसर ने मॉरल गवर कह के पुकारा है अपने ट्रायलस एंड क्रेसिडा में, जब उन्होंने उनको सम्मान मॉरल गवर जो है वो कहा है। ये कंटेम्प्रेरी थे किनके? चौसर के कंटेम्प्रेरी थे। अब उसके बाद 1335 की अगर हम बात करें तो बोकैचियोस फिलोस्ट्रेटो। तो बोकैचियो जो कि इटालियन पोएट थे, और जो इटालियन पोएट थे बोकैचियो, उन्होंने लिखी है फिलोस्ट्रेटो। आप सोच रहे होंगे फिलोस्ट्रेटो से क्या है भाई? फिलोस्ट्रेटो जो लिखी है चौसर के ट्रायलस एंड क्रेसिडा का सोर्स है बोकैचियो का फिलोस्ट्रेटो जो वर्क है दैट इज़ द सोर्स ऑफ। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ट्रायलस एंड क्रेसिडा का सोर्स क्या है। ये आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ नेट के एग्जाम में या इसमें नेट GIC DSSS भी कोई सा भी एग्जाम अगर आप देते हैं जिसमें लिटरेचर का पार्ट आता है तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो बोकैचियो ने लिखी फिलोस्ट्रेटो, बोकैचियो ने लिखा फिलोस्ट्रेटो, बोकैचियो जो कि एक इटालियन राइटर थे, और उनके ये फिलोस्ट्रेटो है इट इज़ द सोर्स ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा। उसके बाद बोकैचियो की 1336-38 में आई फिलोकेलो। ये फिलोकेलो जो है ये भी बोकैचियो का वर्क है। ये चौसर की द फ्रैंकलिन्स टेल का सोर्स है। फ्रैंकलिन्स टेल का सोर्स है फिलोकेलो। अब 1337 में शुरू हुआ 100 ईयर वॉर। ये 100 ईयर वॉर जो है, हालांकि ये 116 साल का वॉर था, ये एज का सबसे बड़ा है। 1337 एडवर्ड थर्ड था उस समय राजा, और उन्होंने जो स्टार्ट करा, उन्होंने फ्रेंच थ्रोन पर अपना लीनियज दिखाते हुए फ्रेंच थ्रोन पे अपना अधिकार जो है वो कहा। जब उस चीज़ को नहीं माना गया तो एक युद्ध शुरू हुआ जिसे कहा जाता है 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर की शुरुआत करी थी किसने? एडवर्ड थर्ड ने। ये युद्ध चला 1337 से 1453, नियर अबाउट 116 ईयर्स का वॉर है, मगर कहा जाता है इसे 100 ईयर वॉर। ये वॉर इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहना चाहिए एक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत सारे चेंजेस लेकर आया। ये जब 100 ईयर वॉर शुरू हुआ और इंग्लैंड ने शुरुआत में विक्ट्रीज़ को हासिल करा, तो एक फीलिंग ऑफ एक ऐसी फीलिंग लोगों के अंदर आई कि इंग्लिश लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा एक जो है ना पैट्रियट अपने आप को महसूस करने लगे। एक नेशनलिज्म की फीलिंग ने उनके अंदर जन्म लिया। वो तो बाद में जब उस वॉर ने उनकी जड़ें खोखली करनी शुरू करी तो दे गॉट फेड अप विद दैट वॉर। तो ये 100 ईयर वॉर जो है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल। तो अब यहाँ पे 100 ईयर वॉर हुआ। उसके बाद 1339 में बोकैचियो ने स्टार्ट करी टेसिडा डेल नोज डी एमिलिया, जो कि नाइट्स टेल का सोर्स है। इसे याद रखिएगा, नाइट्स टेल जो कि चौसर के कैंटरबरी टेल्स का है, चौसर के कैंटरबरी टेल्स का है द नाइट्स टेल का, तो इसका जो है वो सोर्स है। अब आखिरकार 1340 में अब जन्म हुआ महान जेफरे चौसर का। 1340 से 1343 तक, वैसे एग्जैक्ट ईयर 1343 माना जाता है जब जेफरे चौसर का जन्म हुआ। 1348-50 इस एज का जो पहला वो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई, दैट वाज 100 ईयर वॉर। अब 1348-50 में आया ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ इसे कहा जाता है, ये एक प्लेग था, ब्यूबॉनिक प्लेग, जो कि जिसकी वजह से इंग्लैंड की जो बहुत सी आबादी जो है नियर अबाउट 40% जनता जो है वो उसकी मृत्यु हो गई, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई थी पोप की हुई थी। अब कम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में पावर जो है वो दे दी गई थी, यानी कि चर्च की कमांड दे दी गई थी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो इस एज में फैलाया। तो ब्लैक डेथ 1348-50। उसके बाद 1349 में बोकैचियो ने लिखा डेकामेरॉन। बोकैचियो के डेकामेरॉन बहुत सारी रचनाओं का जो है वो सोर्स है। डेकामेरॉन का मतलब होता है 100 टेल्स। तो ये डेकामेरॉन ये इससे चौसर इससे प्रभावित होकर चौसर ने लिखी है कैंटरबरी टेल्स।
वो चाहते थे कि ही वॉन्टेड टू राइट मोर देन 100 टेल्स बट ही कुड कंप्लीट ओनली 24 एंड उसमें से भी 24 में से भी 21 ही कंप्लीट है। 1357 में अब उस चौसर जो है वो काउंटेस ऑफ अल्स्टर के पेज बन गए। ये उस समय का एक एक ट्रेडिशन था जिसमें जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे उनमें से किसी के बच्चे को चुना जाता था जो एक किसी राजा महाराजाओं के बच्चे की तरह ही जो है वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया करता था। तो ये उस समय का ट्रेडिशन था। चौसर बिकेम ए पेज, चौसर पेज बन गया था कहाँ पे? काउंटेस ऑफ अल्स्टर के हाउस होल्ड में। 1359-60 चौसर ने फ्रांस में इंग्लैंड की तरफ से स्पाई का काम किया। वहाँ पर उसे अरेस्ट भी हो गया और 1360 में आप ये देखिए चौसर का कितना जो है एक जिसे कहना चाहिए बहुत ही वर्चस्व था कि 1360 में चौसर को छुड़ाने के लिए एडवर्ड थर्ड ने खुद पैसे दिए थे और 16 पाउंड्स दिए थे। सोचिए 1360 में 16 पाउंड्स खर्च करे थे। अब आई 1360 में लैंगलैंड, मैंने आपको बताया था लैंगलैंड और विलियम लैंगलैंड, जॉन गवर एंड जेफरे चौसर, ये 3 स्तंभ थे इस समय के। विलियम लैंगलैंड ने लिखी पियर्स द प्लोमैन। पियर्स द प्लोमैन एक रिलीजियस एलिगरी है। पियर्स द प्लोमैन जिसमें सत्य की तलाश में दिखाया गया है नैरेटर को, और नैरेटर पूछता है मुझे कैसे सत्य मिलेगा, तो वो बताते हैं विद द हेल्प ऑफ पियर्स द प्लोमैन। उस 1366 में चौसर ने शादी कर ली। फाइनली चौसर ने शादी करी थी फिलिपा रोएट जो कि लेडी इन वेटिंग थी क्वीन के हाउस होल्ड में। 1367 में चौसर सर्व्ड एज अ वेले एंड लेटर एज अ स्क्वायर इन द कोर्ट ऑफ एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड के दरबार में उन्होंने वेले और स्क्वायर के रूप में काम किया और उन्हें 20 मार्क्स पर एनम, पूरी ज़िंदगी 20 मार्क्स पर एनम जो उनको पेंशन जो है वो मिलती रही। 1368 बर्थ ऑफ टॉमस ऑक्लीव। टॉमस ऑक्लीव को कहा जाता है, उनका जन्म हुआ, जो कहते हैं कि उन्होंने वो चौसर का अपने आप को वो चौसर के मैनर में लिखते थे और ख़ुद को चौसर का शिष्य जो है वो कहा करते थे। 1368-72 में भाई चौसर के लिटरेरी पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। फ्रेंच पीरियड में उन्होंने फ्रेंच पोएट से प्रभावित होकर रचनाएं लिखी हैं। इसमें उन्होंने 1368-72 चौसर ने लिखी है फ्रेगमेंट ऑफ द रोमांट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ द डचेस। बुक ऑफ द डचेस जो लिखी है चौसर ने, ये जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की मृत्यु पर, ब्लांशे की मृत्यु पर लिखी है। ये एक एलिजी है ब्लांशे की मृत्यु पर। और इसके बाद 1375 चौसर एंड ओथो दी ग्रॉन्सन। चौसर एंड ओथो दी ग्रॉन्सन वो एक फ्रेंच नाइट थे और जिनकी पोएम से चौसर ड्रू फॉर हिज, जब चौसर ने कंप्लेंट ऑफ वीनस लिखी थी तो उन्होंने ओथो की पोएम से ही जो है एक कहना चाहिए कि एक उससे मदद उन्होंने ली थी और दोनों को जॉन ऑफ गॉन्ट से जो है वो ग्रांट्स जो है मिली थी। 1377 में एडवर्ड थर्ड की मृत्यु हुई। एडवर्ड थर्ड की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में सबसे बेकार राजा जो, मतलब उस समय रिचर्ड सेकंड, एक कमज़ोर राजा था रिचर्ड सेकंड गद्दी पर आए 1377 में। अब 1377 में एक घटना और घटी। उन्होंने, जो पोप ग्रेगरी थे, उन्होंने जॉन विक्लीफ को अपोज करा। अब ये जॉन विक्लीफ कौन थे? विक्लीफ वो थे जिन्होंने सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का बीड़ा उठाया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश। और बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक रीज़न ये है कि बाइबल जो है वो सबसे पहले हिब्रू में थी, फिर लैटिन, फिर ग्रीक में थी, फिर लैटिन में थी। उन्होंने कहा जब तक हम अपना टेक्स्ट खुद अपनी भाषा में नहीं पढ़ पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें क्या लिखा है। तो विक्लीफ ने बाइबल को, ओल्ड टेस्टामेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था जिससे लोग पढ़ पाएँ और चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म हो। विक्लीफ के जो मानने वाले थे उन्हें लॉलार्ड्स कहा जाता था। लॉलार्ड्स का मतलब होता है वैसे तो हिपोक्रेट्स को या मम्बलिंग ऑफ बीड्स को कहा जाता है, फॉलोअर्स ऑफ विक्लीफ को कहा जाता था लॉलार्ड्स। लेकिन विक्लीफ के मरने के साथ ये जो मूवमेंट भी ख़त्म हो गया था। लेकिन पोप ग्रेगरी ने
1377 में जो जॉन विक्लीफ के द्वारा दिए गए जितने भी डॉक्ट्रिन्स थे उन्हें उन्होंने सिरे से बिल्कुल नकार दिया था। 1370s में चौसर ने लिखी थी सेंट सिसिलिया, हाउस ऑफ फेम, और ये एनेलिडा एंड अर्साइट 13A ये जो हैं उनके जो वर्क्स हैं। और लेट 1370s में ये चौसर ने लिखा था पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ये जो लिखा गया था ये एक्चुअली ये जो वर्क है चौसर ने ये जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखी थी ये 1380, 82, ये कहीं इसकी डेट का वैसे मेंशन नहीं है। चौसर ने द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो लिखी थी, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स मीन्स होता है पक्षियों की बैठक के बारे में बताया गया था। ये लिखी गई थी रिचर्ड सेकंड की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए। इसमें बहुत सारे जो पक्षी हैं वो सेंट वैलेंटाइंस डे पे इकट्ठे होते हैं और अपने अपने मेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 1381 में हुआ था पीजेंट्स रिवोल्ट। अब ये पीजेंट्स रिवोल्ट क्या था, ये 1382 के आसपास है। ये पीजेंट्स रिवोल्ट क्या था? पीजेंट्स रिवोल्ट ये था 1381 में रिचर्ड सेकंड ने पोल टैक्स बढ़ा दिया था और लोगों ने इसके खिलाफ विरोध करा था। विरोध को सपोर्ट किया था वॉट टाइलर ने, और वॉट टाइलर को रिचर्ड सेकंड के द्वारा मरवा दिया गया था और तभी लोगों का विद्रोह भी ख़त्म हो गया था। 1381 में इन्होंने ये पीजेंट्स रिवोल्ट जो लिखा था, ये पीजेंट्स रिवोल्ट जो है इसमें ये इन्होंने नहीं लिखा। 1381 में पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था। इस पीजेंट्स रिवोल्ट को हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है गॉवर के वॉक्स क्लेमेंटिस में। पीजेंट्स रिवोल्ट का जो वर्णन है वो वॉक्स क्लेमेंटिस में देखने को मिलता है। 1380-86 में चौसर ने लिखा है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। 82 से 86 ट्रोइलस एंड क्रेसिडा माना जाता है चौसर का एक, मतलब चौसर ने की तो ये नैरेटिव पोएम है, ट्रोजन वॉर पर आधारित है, लेकिन ये पहला साइकोलॉजिकल नॉवल माना जाता है। अब आइए देखिए इसमें आया जॉन गवर ने लिखा कन्फेशियो एमेंटिस। कन्फेशियो एमेंटिस इट इज़ रिटन इन इंग्लिश, ये है कन्फेशंस ऑफ अ लवर। ये रिचर्ड सेकंड के कहने पर गवर ने लिखा था कन्फेशियो एमेंटिस। 1392 से 95 में चौसर ने लिखनी शुरू करी कैंटरबरी टेल्स। चौसर ने जब कैंटरबरी टेल्स लिखनी शुरू करी, ये चौसर की कैंटरबरी टेल्स जो है इसमें उन्होंने यूज़ किया था द हीरोइक कपलेट, यानी कि 2-2 लाइन का स्टैंजा उन्होंने यूज़ करा। और इसमें उन्होंने चौसर ने वो चाहते थे डेकामेरॉन, बोकैचियो के डेकामेरॉन से वो प्रभावित थे। वो ये चाहते थे कि ये टेल्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हों जैसे बोकैचियो के डेकामेरॉन की हैं, मगर वो कंप्लीट नहीं कर पाए। 24 टेल्स हैं जिसमें से 3 अनफिनिश्ड हैं और 21 जो हैं वो फिनिश्ड हैं। और इसमें उन्होंने समाज के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को लिया है, नाइट, स्क्वायर, वाइफ ऑफ बाथ। बेसिकली इसमें उन्होंने एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स रिलेटेड टू चर्च, ये जो है उन्होंने कैरेक्टर्स रिलेटेड टू चर्च, और जो कैरेक्टर्स लोअर क्लास के इसमें एज सच नहीं लिए गए हैं, ना बहुत अपर क्लास के लिए गए हैं, इसमें मिडिल क्लास के और अपर मिडिल क्लास के लोग लिए गए हैं। 1392 से 95 में चौसर का जो एक ये जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, ये चौसर के इंग्लिश पीरियड को बिलोंग करता है। और 1399 में रिचर्ड सेकंड को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और हेनरी फोर्थ आया था। तो एक टेक्निकली चौसर ने अपने जीवन काल में 3 जो हैं वो राजा देखे हैं। हेनरी फोर्थ के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। एडवर्ड थर्ड के समय वो छोटे थे, मतलब जब वो पैदा हुए थे उससे जब उनको कुछ होश आया होगा तब तक 100 ईयर वॉर चल रहा था। उसके बाद उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी एज अ कोर्ट पोएट वो रिचर्ड सेकंड के समय और हेनरी फोर्थ का समय भी उन्होंने देखा, लेकिन तभी उनकी मृत्यु जो है वो हुई। 1399 में हेनरी फोर्थ आए और 1400 में चौसर की मृत्यु जो है वो हो गई। तो ये मैंने चौसर के बारे में आप लोगों को बताया, मैं बुलेट पॉइंट से मैंने आपको बताया है। और अब कुछ मिले जुले क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस का लेवल आज बहुत सिंपल टू मॉडरेट लेवल मैंने रखा है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है, एकदम से नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन है हु रॉट डॉन जुआन। अगर आपको डॉन जुआन के बारे में पता हो तो डॉन जुआन जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिड्यूस करता है औरतों को। और ये जो कैरेक्टर है ये
इसको इमोर्टल बनाया है किसने? लॉर्ड बायरन ने। खुद भी मतलब लॉर्ड बायरन जो हैं अपने जैसा ही कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट करा है। इट वॉज अ वेरी चार्मिंग कैरेक्टर जो है लॉर्ड बायरन। जो बायरन के बारे में आपको है कि बायरॉनिक हीरो, जो लेडी लैम ने कहा था मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। तो जो डॉन जुआन है वो किसने लिखा है? दैट इज रिटन बाय बायरन, लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन नंबर 2, हु रॉट द लाइफ ऑफ जॉनसन? डॉक्टर जॉनसन। यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने लिखी है प्रीफेस टू शेक्सपियर, लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, 52 बायोग्राफीज़ हैं। उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? दैट इज़ रिटन बाय जेम्स बॉसवेल। ये लिखी गई है बॉसवेल के द्वारा, जेम्स बॉसवेल के द्वारा। And the next question is Nun's Priest's Tale was written by Nun's Priest's Tale। ये Nun's Priest's Tale है, ये एक बीस्ट फेबल है। ये ली गई है चौसर के कैंटरबरी टेल से। ये बीस्ट फेबल है जिसमें शॉन्टिलियर नाम के एक रूस्टर की कहानी है, और ये जो है ली गई है किसने लिखी है? मिस्टर जेफरे चौसर ने। और ये नन्स प्रीस्ट टेल ये क्या है? दैट्स अ बीस्ट फेबल, जिसमें वैसे तो फेबल तो बीस्ट फे होती है, तो ये फेबल है बस। मेलवोलियो इज अ कैरेक्टर इन। मेलवोलियो शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर हैं। मेलवोलियो के बारे में अगर हम याद रखें तो इनके क्वेश्चंस क्या होते हैं? थ्रू दिस कैरेक्टर शेक्सपियर मॉक्ड प्यूरिटन्स। ये वो कैरेक्टर था मेलवोलियो जो दूसरों को ना मैं जीता हूँ ना मैं जीने दूंगा उस फिलॉसफी को मानने वाले थे। तो ये जो है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल में ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। पिप इज अ कैरेक्टर इन। पिप जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स पे क्वेश्चंस इसलिए ले लिए हैं क्योंकि बहुत सारे उसमें जब कैरेक्टर्स आते हैं तो जैसे पीजीटी के पेपर में भी आए तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड। तो ये पिप जो है ये फिलिप पिरिप हैं, ये अपना नाम ढंग से बोल नहीं पाते थे। ये कैरेक्टर हैं किनका? चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट थे, और जो बहुत ज़्यादा मतलब विक्टोरियन एज को बिल्कुल जो है वो रिप्रेजेंट करते हुए नॉवलिस्ट थे। और इसी उन्होंने जो कैरेक्टर ये गढ़ा है ये किस में है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। फिलिप पिरिप इज अ कैरेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर? किस पोएम में ये लाइन्स आती हैं? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। किस में एक तरीके से ये एक पैराडॉक्स भी है कि हमारे सबसे मीठे गीत वो होते हैं जो हमारे दर्द भरे नगमे जो हैं वो बताते हैं। ये लाइंस जो हैं वो कही गई हैं टू अ स्काईलार्क में। ये टू अ स्काईलार्क की लाइंस हैं, ये टू अ स्काईलार्क में से लिया गया। अब ये मत समझिएगा कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हमको तो सब कुछ आता है। कोई बात नहीं, ओके। मैं बार बार वही एक डायलॉग बोलती हूँ कि जो है हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो जो पानी कम वाली चीज़ें होती हैं ना वो भी सीख लेनी चाहिए। Who is said to have first used the term metaphysics? अब इस चीज़ को देखिए, इसमें ऑप्शन ही गलत हैं सारे। जो टर्म है मेटाफिजिक, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये जो टर्म है सबसे पहले यूज़ किया था ड्राइडन ने। ड्राइडन के द्वारा यूज़ किया गया था। ड्राइडन जो कि पहले ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे, उनके द्वारा ये टर्म यूज़ किया गया था, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। उसके बाद मेटाफिजिकल जो वर्ड है, मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा यूज़ किया गया है। इसीलिए ये हो गया ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन। द राइटर ऑफ वोल्पोनी इज, वोल्पोनी और द फॉक्स, ये लिखा है बेन जॉनसन के द्वारा। ये बेन जॉनसन है, मिस्टर बेन जॉनसन के द्वारा ये लिखा गया है। बेन जॉनसन जो कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, जो कि जाने जाते हैं अपने ह्यूमर्स के लिए। ही वॉज नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, और उन्होंने जेम्स फर्स्ट ने तो वरीयता दी थी उनकी ट्रेजिडी के ऊपर। कैटलीन सजानूस जो उन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखी है उसके ऊपर वरीयता दी गई थी उनकी कॉमेडीज़ को। तो दैट इज़ बेन जॉनसन। विच इज़ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? इनमें से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है मतलब सबसे पहले जो आते हैं उसके बाद दिखाते हैं। स्पेंसर, चौसर, मिल्टन, डन। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, स्पेंसर चौसर से पहले तो पैदा हुए नहीं थे। तो उसके बाद देखिए स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, टी.एस. इलियट, मिल्टन, शेक्सपियर, ये भी गलत है। ऑर्डन इलियट, ये है स्पेंसर,
स्पेंसर के बाद वर्ड्सवर्थ, क्योंकि स्पेंसर बिलोंग टू एलिजाबेथन एज, वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू रोमांटिक एज, टेनिसन टू विक्टोरियन एज एंड टी.एस. इलियट टू मॉडर्न एज। तो ये है हमारा छोटे से बड़े का क्रम जो है वो हम लेके चलते हैं। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वॉज रिटन बाय, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है ये लिखी गई थी जॉन बनियन के द्वारा। ये एक एलिगरी है, सॉर्ट ऑफ जैसे पहले मोरालिटी प्लेज हुआ करते थे जिसमें इन व्यक्ति का जो सोल पर्पस हुआ करता था वो हुआ करता था किसी भी तरीके से मोक्ष प्राप्त करना। तो यही ऐसी ही है जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और इसमें से एक बहुत जो है फेमस जो नॉवल है ठाकरे का वेनिटी फेयर, उसका टाइटल जो है वो लिया गया है। द राइटर ऑफ द लाइन स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक इज, ये लाइन्स लिखी गई हैं रिचर्ड लवलेस के द्वारा। ये रिचर्ड लवलेस के द्वारा लिखी गई, ये मिल्टन के समय के पोएट हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये लाइन्स हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मंकीज पॉ इज, मंकीज पॉ जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। और ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं कि भाई ये कहानी कहाँ से ली गई है या वो कहानी कहाँ से ली गई है। ये जो वर्क है ये मंकीज पॉ, ये लिखा गया है W.W. जैकब्स के द्वारा। ये वर्क जो है ये लिखा गया है मंकीज पॉ। लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड इन, लिरिकल बैलेड्स जो वर्क है दैट अपीयर्ड, जिससे कहते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई, दैट अपीयर्ड इन 1798, 1800, 1802। भाई जो है अलग अलग उसमें होते रहे। 1798 में लिरिकल बैलेड्स आया, 1800 में प्रीफेस जुड़ा, 1802 में अपेंडिक्स जुड़ा। तो ये जो है लिरिकल बैलेड्स के बारे में हम वैसे सबको आपको पता ही है। द राइटर ऑफ अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो हार्डी की ऑटोबायोग्राफिकल सॉर्ट ऑफ नॉवल है जिसमें उन्होंने अपने फर्स्ट वाइफ के बारे में बताया है, अपने आर्किटेक्चर जब उन्होंने आर्किटेक्ट का कोर्स किया था उसके बारे में उन्होंने बताया। पेयर ऑफ ब्लू आइज, पता नहीं इसमें क्यों कहते हैं कि इसमें कोई कहीं से कहीं तक भी कोई नेगेटिव वो या पेसिमिस्टिक टोन नहीं है, मगर ये तो काफ़ी पेसिमिस्टिक नॉवल है। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, तो ये लिखी है टॉमस हार्डी के द्वारा। ही वॉज अ पेसिमिस्टिक राइटर। हार्ड टाइम्स वॉज रिटन बाय, हार्ड टाइम्स जो वर्क है वो लिखा गया है किसके द्वारा? डिकेंस के द्वारा। हार्ड टाइम्स इज अ वर्क दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। एलिजाबेथ बेनेट इज अ कैरेक्टर इन, एलिजाबेथ बेनेट जो कैरेक्टर है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी कि जेन ऑस्टन के द्वारा लिखे हुए नॉवल का। जेन ऑस्टन जो कि जानी जाती हैं अपनी 2 इंचेस ऑफ आइवरी के लिए, 2 इंचेस ऑफ आइवरी के लिए जो जानी जाती हैं, उन्हें जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस मतलब घरेलू किस्म के नॉवल जो हैं वो लिखा करती थी। तो ये है एलिजाबेथ बेनेट जो कैरेक्टर है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस का कैरेक्टर है। एरियल इज अ कैरेक्टर इन, एरियल जो कैरेक्टर है वो किस में है? एरियल कैरेक्टर है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है और टेम्पेस्ट में एपिलोग जो है वो प्रॉस्पिरो के द्वारा बोला जाता है। Which of the following poets was most impressed by the German philosophy? इनमें से कौन सा पोएट जब जिस समय नियो क्लासिकल एज को बिल्कुल उसके जो है उससे के बंधनों से मुक्त होकर रोमांटिक एज का आगाज़ हुआ था, तो ये जो राइटर्स थे ये जर्मन फिलोसोफर्स कैंट और इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित थे। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो थे एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज he was very much influenced by the philosophy, by the German philosophy. The 2 cities referred to in A Tale of Two Cities are, जो 2 सिटीज़ अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ में बताई गई हैं वो कौन सी हैं? तो अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आधारित है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बेस्ड है, और उसमें जो 2 सिटीज़ दिखाई गई हैं वो दिखाई गई हैं लंदन एंड पेरिस। लंदन एंड पेरिस जो हैं वो 2 सिटीज़ दिखाई गई हैं। Now the next question is the Peasant's Bread is a story of, ये Peasant's Bread एक शॉर्ट स्टोरी है। The Imp and the जो है The Peasant's Bread, ये शॉर्ट स्टोरी जो लिखी गई है इट इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट,
financial expert is a work by R.K. Narayan. R.K. Narayan, who was the first recipient of साहित्य अकेडमी अवार्ड, और मतलब इसमें एक जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में R.K. नारायण को ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ जो साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इन्होंने ये जो वर्क लिखा है, नॉवल लिखा है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये एक रीजनल नॉवलिस्ट थे, ये फॉकनर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट में भी इनका जो है वो मालगुडी में ही जो है ये इसके मालगुडी में ही ये स्टोरी जो है सेज्ड है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो किसके एसोसिएटेड विद, एक्चुअली ये टर्म है तो एसोसिएटेड वर्ड्सवर्थ से, कीट्स ने दी है किसे, वर्ड्सवर्थ के लिए ये यूज़ करी है, सॉरी नेगेटिव कैपेबिलिटी ईगोटिस्टिकल, ये टर्म कीट्स ने यूज़ करी है शेक्सपियर के लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए ये टर्म जो है उन्होंने यूज़ करी है। जब कभी एक ऐसी चीज़ों में लीन होना, एक ऐसी चीज़ जब हमारे सामने जो घट रहा है, वी डू नॉट अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ रीज़न, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी ये जॉन कीट्स ने अपने लेटर में अपने ब्रदर के को लिखा था, और ये कीट्स में उन्होंने बताया था नेगेटिव कैपेबिलिटी किस में पाई जाती है, शेक्सपियर में पाई जाती है। The most impressive treatment of imagination has been given by, सबसे ज़्यादा जो impressive treatment है वो imagination को वो किसने दिया है, fancy या imagination को किसने दिया है? Most impressive treatment of imagination has been given by सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका मानना था कि असाधारण को साधारण बना देना, ये इनका मानना था। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये थ्योरी भी इन्होंने ही दी है अपने बायोग्राफी लिटरेचर में, और ये है कि भाई इनका था कि जो इनका मानना यही था कि इनका मानना नहीं, इमेजिनेशन को सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव ट्रीटमेंट कॉलरिज के द्वारा दिया गया है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैगी इज़ अ कैरेक्टर इन, मैगी किस में हमें जो है वो कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो मैगी जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलते हैं नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस में, और ये मैगी टुलिवर, ये नॉवल जो है वो लिखी गई है जॉर्ज इलियट के द्वारा, तो ये मैरी एन इवांस जिनका रियल नेम है, ये मिल ऑन द फ्लॉस में ये कैरेक्टर है मैगी। और आज का बस अभी मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगी। हु सेड अबाउट पोइट्री इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये आप सबको पता है, ये पोइट्री इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने, और इनकी इस थ्योरी को कि पोइट्री इज़ नॉट इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इसे काटा है किसने, टी.एस. इलियट ने। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।